डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को जो है शेयर कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, शेयर वेयर के नाम से ही फेमस है कि कुछ इसका जो है फीचर अनलॉक करके हमको दे देगा और मैं जो है उसको यूज करूंगा और इसको शेयर करके जो इसका मार्केटिंग करूंगा कि ये जो है बहुत है, इतना अच्छा जो है फीचर दिया हुआ है, तुम इसको देख लो, अगर अच्छा लगे तो इसका जो सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लेना। तो ये शेयर वेयर का एक क्वालिटी होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इसको कोई अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, इनहेंस कर सकता है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने बात किया था कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर जो मालिकाना हक है केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति या इंडिविजुअल कंपनी का होता है, वही जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की गारंटी या किस डिवाइस में उसका यूज करना है उसकी जो है पूरी जो जिम्मेदारी वो लेता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है। क्लियर है सबको? और एक चीज़ जो है कि ये जो पीपीटी है वो हिंदी में नहीं है, हिंदी में ये मिलेगा भी नहीं कहीं, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में ही हमको यूज करना होता है, तो इंग्लिश में हमको पढ़ना होगा। ठीक है? हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने बात किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। डिवाइस ड्राइवर वो होता है कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के बीच में ब्रिज का काम करता है। जैसे कि प्रिंटर को ऐड करने के लिए हमको प्रिंटर का जो है ड्राइवर हमको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, वो एक प्रकार का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या है कि ये सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटीज़ को जो है परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए और परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल्स एंड बैकअप सॉफ्टवेयर, ये जो होते हैं वो ये होते हैं। ओके, आगे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए जो कई प्रकार के होते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मीडिया सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको मैंने कल बताया था, पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ये जो है किसी ऐप को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इंक्लूड टूल्स, राइटिंग, स्ट्रेचिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये होते हैं। ये हमारे काम का उतना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। कंपाइलर आपसे पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर क्या होता है बताइए, कल मैंने बताया था। हाँ, कोडिंग वाले लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट करके मशीनी लैंग्वेज में वो बदलता है, उसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर को बनाते समय उसका जो सोर्स कोडिंग किया जाता है उसमें समय के साथ साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमको वर्जन कंट्रोल सिस्टम का जो है यूज होता है। ओके, मिडिल वेयर मैंने बताया था कि मिडिल वेयर जो होता है कि दो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच में या दो प्रकार के डाटाबेस के बीच में आ, एक ब्रिज का काम करने वाला जो कोई अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको हम लोग मिडिल वेयर बोलते हैं। ठीक है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई होम अप्लायंस हमारे घर पे है, कोई एसी है, फ्रिज है, कार है, तो उसमें अगर कोई स्मार्ट है या कंप्यूटर को यूज किया गया है तो उसमें जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो डले डलाए हमारे पास तक पहुंचते हैं, तो वो एक प्रकार का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आगे हम लोग देख रहे हैं कि इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एड्रेस द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन इंडिविजुअल यूजर। दिस टाइप इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड कोर बिजनेस प्रोसेसेस। जैसे कि कोई कंपनी अपना खुद का अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है अपने हिसाब से तो उसको हम लोग इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है? ये तीन प्रकार के हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तीसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये तीन प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग बस याद रखेंगे कि इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो है तीन प्रकार का होता है और इसका जो है क्या काम होता है। ठीक है? आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कोई बता सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है?
हम्म। क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है अपनी डाटा को जो है बादल में स्टोर करना। बादल जो है वो हमारे पास जो है फिजिकल या फाइनेंशियल जो है वो जगह को नहीं लेता है, और वो जो है डाटा आसानी से इंडिविजुअल क्या बोलते हैं कि वर्चुअल रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जीमेल ड्राइव का जो है डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग का 1 GB 15 GB तक होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास अकाउंट है तो उसका क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है 15 GB होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि क्लाउड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ए डिमांड ऑन डिमांड सर्विस ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया कि वर्चुअल कंप्यूटिंग करना, बस इसको इतना बोला जाता है कि किसी एक वर्चुअल स्पेस में हम अपने अगर डाटा को स्टोर करते हैं तो वो एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर एज ए डिवाइस जिसको सॉस बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जिसको पॉस बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसको आस बोलते हैं। ये क्या है कि देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग है तो सारे में जो है वर्चुअल हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये है कि सॉफ्टवेयर दैट होस्टेड एंड एक्सेसिबल बाय इंटरनेट, एग्जाम्पल गूगल डॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, सेल्स फोर्स। ये क्या है कि आसानी से जो है इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर है। जैसे कि गूगल डॉक्स जो यूज करता होगा, 2 तरीका यूज करने का है, या तो ये डायरेक्ट ऐप जो है इसका डाउनलोड कर ले, लेकिन ये जो गूगल डॉक्स है वो आपके फ़ोन में कहीं स्टोरेज वो नहीं लेता है, सारे स्टोरेज जो वो अपने गूगल ड्राइव से ही वो स्टोर होता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म का मतलब है कि किसी भी प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म अलाउड कस्टमर टू डेवलप, रन, मैनेज एप्लीकेशन, एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट अजर। एक कोई ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराता है जिसपे कस्टमर जो है क्या करते हैं, अपना ऐप बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, और उस ऐप को जो है मैनेज भी कर सकते हैं। वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है इसको मैक्सिमम। प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, अमेजन वेब सर्विसेज, IBM क्लाउड, ये जो है एक प्रकार का इसका एग्जाम्पल है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है कि ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिसके जरिए जो है लोग अपना खुद का सॉफ्टवेयर या खुद का जो है कुछ डेवलप भी कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और उसको जो है मैनेज कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अजर जो है एक प्रकार का पॉस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। क्लियर है। क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल ऐप डेवलप करने के लिए नहीं होता है। होता है, होता है। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये क्या करता है, वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। पूरे इंटरनेट पे जो है ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेस को जो है वो प्रोवाइड कराता है। जैसे कि इसका मैं अगर कोई सिंपल सा एग्जांपल दूं तो
एक मिनट। एक फिगर जो है मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, उसको थोड़ा सा देखिए। दिख रहा है? और एक फिगर जो है मैं इसका सेंड करता हूँ। क्या समझ में आ रहा है फिगर देख के? और ये जो है सॉस। देखिए इसमें एक मिनट, मेरा हेडफोन जो है डिस्चार्ज हो गया है। ये जो IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसमें एक डाटा सेंटर है, सर्वर है, वर्चुअलाइजेशन है और नेटवर्क एंड स्टोरेज है। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमारे पास एक फ़ोन है, एक टैबलेट है, और एक जो है डाटा सेंटर है, एक मैसेज है, और एक पूरा वेब ब्राउज़र है, फिर एक मैसेज है। तो देखा जाए कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का क्या काम होता है कि सॉफ्टवेयर दैट इज होस्टेड एंड एक्सेसिबल बाय इंटरनेट, बाया इंटरनेट। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, और होस्ट भी इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या अंतर है कि ये जो प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग, ये वर्चुअल कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराता है, रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। पूरे इंटरनेट के जितना भी इंटरनेट में जितने डाटा अवेलेबल होंगे, उन सारे डाटा का यूज करके एक प्रकार का वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग को हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन गूगल डास्क और ड्रॉप वॉक्स और सेल्स फोर्स को अगर देखा जाए तो इसमें हम एक पर्टिकुलर केवल इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के जो है डाटा को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ? बताइए प्राची। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा फिर अच्छे से, कल मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। अगला जो टाइप है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, उसमें एंटीवायरस, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आता है। एंटीवायरस सबको पता होगा। फायरवॉल का मतलब है कि मॉनिटर एंड कंट्रोल कमिंग आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, जोन NR और PF सेंस। वायरस से बचने के लिए दो प्रकार का हम लोग संसाधन यूज करते हैं, एक है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक है फायरवॉल सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस है जो कि हमारे कंप्यूटर में अगर कोई वायरस इंटर कर गया तो उससे जो है वो लड़ता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। लेकिन फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो होता है वो उस वायरस को हमारे कंप्यूटर में घुसने से जो है वो रोकता है, एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच होता है। और एंटीवायरस जो होता है एक प्रकार का एंटीडोट होता है। ठीक है, ये क्लियर है? सर फर्स्ट वाला क्या बताया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है कि डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। हमारे कंप्यूटर में कोई भी ऐसा वायरस या मालवेयर अगर एंट्री कर चुका है, घुस चुका है, तो उसको ये डिटेक्ट करता है और उसको जो है वो निकालता है। लेकिन फायरवॉल जो होता है वो एक प्रकार का चीज़ों को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है,
इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क सर्विस है कि इसमें जो है कोई ऐसी जानकारी तो नहीं जा रही है जिसमें जिससे इस कंप्यूटर का कोई घाटा जो है वो हो सकता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो एंटीवायरस जो है वो बीमारी होने के बाद जो दी जाती है दवाई वो है। फायरवॉल जो है एक प्रकार का ऑलरेडी जो क्या बोलते हैं वैक्सीन होता है, उस प्रकार का ये काम करता है। क्लियर है कुछ? यस सर। और इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है कि जो सिक्योर डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू द कोडेड फॉर्मेट, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब सबको होगा कि अभी हम लोग जो रीजनिंग पढ़ रहे थे जिसमें कहा कि वो 4 वर्ड यूज किए जा रहे थे, वो एक प्रकार का इंक्रिप्शन है कि मैं आपको बता दूंगा कि ये लैंग्वेज को कैसे ब्रेक करना है। आप वो जानते हैं और हम जानते हैं, हमारे दोनों के अलावा और कोई उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता है। तो एक प्रकार का इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है कि ये क्या करता है कि डाटा को दूसरे कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, जिससे कि कोई भी अगर वायरस या मालवेयर हमारे कंप्यूटर में एंट्री करता है तो उसको जो है वो रीड करके हमारे कंप्यूटर से डाटा जो है वो चुरा ना पाए, या कहीं अगर किसी को डाटा सेंड करें तो बीच में उसको कोई पकड़ के उसको पढ़ ना ले। इस प्रकार का, इससे बचने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर सबको पता है, एलएमएस प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा है, मूडल, ब्लैक बोर्ड प्लेटफॉर्म डिलीवरिंग एजुकेशनल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एजुकेशनल गेम्स जो होते हैं, कई प्रकार के गेम्स होते हैं जिसमें डुओलिंगो, खाल एकेडमी किड्स, ये सब जो होते हैं वो हैं। ये क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा ये जो बचा हुआ है अच्छे से जिसको समझ में नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो कल जो है मैं उसको अच्छे से एक बार फिर से आपको समझा दूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आगे जो है हमको कुछ ऐसे गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, ऐप्स के बारे में पढ़ना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो है हाल फिलहाल में वो किया गया था, लाया गया था, जिसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। कुछ मैं बता दूंगा, कुछ जो है आप लोग खुद अपना आँख कान जो है थोड़ा सा खुला रखेंगे कि आगे पीछे जो है कौन सा सॉफ्टवेयर इस समय ऐप जो है यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट वाले में। सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों जो है एक लैंग्वेज का ही पार्ट है क्या? दोनों लैंग्वेज के पार्ट हैं। अगर मैं किसी मैसेज को जब कोड करूंगा मैं, तो एक प्रकार का मैं कंपाइलर हूँ, और उस मैसेज को अगर आप डिकोड कर रही हैं तो एक प्रकार के इंटरप्रिटेटर हैं आप। जब कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो एक पूरे कम्युनिकेशन को करने के लिए कई प्रकार के जो है एलिमेंट्स काम करते हैं। एक इनकोडर होता है, एक मीडियम होता है, उसके बाद डिकोडर होता है, वो सब चीज़ें जो होती हैं। अगर मैं किसी मैसेज को कोड कर रहा हूँ, मैसेज को कंपाइल कर रहा हूँ किसी ऐसे फॉर्मेट में जो किसी को समझ में आए, लेकिन वहाँ जो एक और इंटरप्रिटेटर को यूज किया जाएगा कि मेरे भेजे गए मैसेज को इंटरप्रिटेट कर सके, समझ सके। तो वो जो चीज़ मैसेज को समझता है वो एक प्रकार का इंटरप्रिटेटर होता है, और जो मैसेज को कंपाइल करता है, उसको समझाने योग्य जो है बनाता है, वो एक प्रकार का कंपाइलर होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आरोग्य सेतु, ये सबने कभी ना कभी डाउनलोड किया होगा। जो कोविड-19 आया था तो इसको डाउनलोड करना जो जरूरी बनाया गया था। पर्पज क्या था इसका? ट्रैक कोविड-19 इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड हेल्प अपडेट्स फीचर, यूजेज ब्लूटूथ लोकेशन डाटा टू अलर्ट यूजर। ये हमको थोड़ा सा फीचर्स के बारे में याद रखना होगा कि ये हमसे क्या क्या जो है चीज़ें मांगता है। ये ब्लूटूथ और लोकेशन डाटा टू अलर्ट यूजर, ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों का यूज करता है। इफ़ दे हैव बीन नियर एन इन्फेक्टेड पर्सन,
प्रोवाइड अपडेट टू नंबर ऑफ केसेस, गाइडलाइंस, स्टेइंग सेफ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट वैक्सीनेशन सेंटर। बेनिफिट क्या है? हेल्प द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग टाइमली हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये था आरोग्य सेतु के बारे में। अच्छी बात है कि अगर आपने कभी नहीं डाउनलोड किया हुआ तो एक बार डाउनलोड कर लें, उसके सारे फीचर्स को देख लें। 3 मिनट का काम होगा मैक्सिमम। उमंग, उमंग का जो है हमसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हमको याद रखना है कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये हमको याद रखना है, यूनिफाइड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये जो है इसका पर्पज क्या है कि टू ऑफर ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज। कई प्रकार के गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए जो है एक प्रकार का प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कराता है। फीचर क्या है इसके? 1200 सर्विस जो है एक जगह जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, EPFO सर्विस, गैस सिलेंडर बुकिंग, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स से लेके लगभग ये 1200 सर्विस से ऊपर जो है सर्विसेज एक जगह प्रोवाइड कराता है। बेनिफिट क्या है इसका? स्ट्रीलाइंस एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, रिड्यूसिंग नीड टू विजिट मल्टीपल वेबसाइट्स और ऑफिस। क्लियर है? बताइए, आवाज जा रही है ना हमारी? ओके। एम आधार, ये क्या है कि पर्पस टू कैरी आधार इंफॉर्मेशन डिजिटली। आधार के इंफॉर्मेशन को डिजिटली कैरी करने के लिए एम आधार को बनाया गया था। फीचर क्या है इसमें? अलाउज टू यूजर व्यू एंड शेयर देयर आधार प्रोफाइल, अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूज द आधार बेस्ड के KYC सर्विस। बेनिफिट क्या है इसका? इनहेंस कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन, अवेलिंग वेरियस सर्विसेज। ठीक है, अवेलिंग वेरियस सर्विसेज। मान लिया कि हमारे पास जो आधार कार्ड ऑफलाइन अगर नहीं है, अगर हम इस सर्विस का यूज कर रहे हैं तो इस सर्विस के थ्रू भी हम अपने आधार को कहीं भी वेरीफाइड करवा सकते हैं डिजिटली फॉर्मेट में। मोबाइल के अंदर अगर ये सर्विस है हमारे पास तो हमको ऑफलाइन आधार जो है फिजिकली रूप से कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे है भीम। भीम सबको पता होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। जितने भी जीपे, फोन पे, पेटीएम हम लोग यूज करते हैं उसके लिए एक जो सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध कराता है वो भीम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये क्या है? पर्पस टू फैसिलिटेट इजी एंड क्विक मोबाइल पेमेंट्स। फीचर क्या है? UPI बेस्ड पेमेंट, अलाउइंग यूजर टू सेंड रिसीव मनी, पे बिल्स एंड स्कैन QR कोड्स फॉर ट्रांजेक्शंस। बेनिफिट क्या है? प्रमोट्स कैशलेस ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका याद रखना है हमको थोड़ा सा। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। डिजी लॉकर इस समय थोड़ा सा तत्काली है तो इसको हमको याद रखना होगा कि टू स्टोर एंड शेयर डिजिटली डॉक्यूमेंट सिक्योरली। हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटली डॉक्यूमेंट्स के रूप में शेयर कर सिक्योर करने के लिए, जैसे कि आपने अगर डिजी लॉकर बनाया होगा तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक बनाए गए होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, सबको आप डिजिटल फॉर्मेट में डिजी लॉकर के थ्रू उसको एक जगह स्टोर कर सकते हैं। फीचर क्या है इसका? सिक्योर क्लाउड स्टोरेज फॉर डॉक्यूमेंट्स सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मोर। बेनिफिट क्या है इसका? रिड्यूस द नीड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजियर एंड मोर सिक्योर। क्लियर है? आगे है एम परिवहन। एम परिवहन का काम है कि हमारे पास अगर कोई व्हीकल्स है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या 3 व्हीलर कोई भी, तो उससे रिलेटेड कोई अगर काम हमको करना है तो उसके लिए हम एम परिवहन का यूज कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस। फीचर क्या है इसके? अलाउ यूजर टू एक्सेस व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन बिल, डिटेल ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस, क्रिएट वर्चुअल RC एंड DL। बेनिफिट इसका क्या? सिंप्लीफाइज एक्सेस टू व्हीकल्स एंड ड्राइवर इंफॉर्मेशन, एडिट टू कंपाइलेंस एंड इंफॉर्मेंस। माई गवर्नमेंट ऐप जो होता है टू फैसिलिटेट सिटीजन इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। फीचर इसके क्या है? प्लेटफॉर्म टू डिस्कशन, पोल्स, सजेशंस एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड कैंपेन्स।
ये फीचर जो है हमको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा कि माई गवर्नमेंट किसके लिए है, डिस्कशन पोल सजेशन एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन्स। बेनिफिट इसका क्या है, इनकरेज एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक इन गवर्नेंस। क्लियर है। आगे है जीएसटी रेट फाइंडर। ये भी जो है एक प्रकार का जीएसटी, हम अगर हमारे पास इतनी संपत्ति है तो उस पर कितना जीएसटी हमको देना होगा, ये इस चीज़ को आसान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। फीचर क्या है इसका, अलाउ यूजर टू सर्च फॉर जीएसटी रेट्स बाय प्रोडक्ट नेम एंड HNS कोड। जैसे कि मैं अगर कोई लैपटॉप लेने जाऊं, अगर मैं चाहता हूं कि इस पे कितनी जीएसटी मैंने दी है, तो उसको जो है मैं इसको जीएसटी रेट फाइंडर के मदद से जो है फाइंड कर सकता हूं। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान ऐप टू सपोर्ट क्लीन इंडिया कैंपेन। ये फीचर्स क्या है इसके, अलाउ सिटीजन टू रिपोर्ट क्लीननेस इशू, ट्रैक द स्टेटस एंड देयर complaint, contribute to maintaining cleanliness, enhance communicating involvement in cleanliness at sanitation efforts। ये माई स्वच्छ भारत ऐप है। ई कोर्ट सर्विस, अगर कोई हम मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर कोर्ट जाने से बचना चाहते हैं तो इसके लिए ई कोर्ट सर्विस को जो है वो व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इंफॉर्मेशन ऑन जुडिशियल मैटर, फीचर केस स्टडी, डेली ऑर्डर जजमेंट्स एंड कोर्ट कॉज रजिस्टर्ड फॉर्म कोर्ट अक्रॉस इंडिया। बेनिफिट इसका क्या, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल इंफॉर्मेशन। ये ई कोर्ट सर्विस है। तो ये जो है 10 प्रमुख जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे उसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी चलाए जा रहे होंगे, तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट जो है आप तक पहुंचाई जाए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ वेबसाइट्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। government.gov.in नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द वेबसाइट्स ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना होगा कि india.gov.in। फीचर क्या है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स फंक्शन एंड सर्विस, लिंक्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। बेनिफिट क्या है इसका, एक्ट एज ए गेटवे टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर हमको किसी भी गवर्नमेंट के अंदर किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट का अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम india.gov.in से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके। इनकम टैक्स india.gov, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, वैसे ही पता है। EPF india.gov, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेंट फंड सर्विसेज। EPF एक प्रकार का ये फंड होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय के उससे जो है डिटेक्ट किया जाता है, उनके कभी भी इमरजेंसी में उनको काम आ सकता है। तो ये इसको हम लोग मैनेज करते हैं इससे। पासपोर्ट india.gov के बारे में बताने की आवश्यकता उतनी है नहीं। इसमें न्यू पासपोर्ट, रीन्यूएबल, ट्रैकिंग एप्लीकेशन स्टेटस, इन्फॉर्मिंग पासपोर्ट सर्विसेज, एक प्रकार की सुविधाएं जो हमको देखने को मिलती हैं। आगे है IPGRA.I.ANI। ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसका वेबसाइट ये है। इसका फीचर क्या है, ऑनलाइन सबमिशन एंड ट्रैकिंग ग्रीवांसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, enhance accountability and provide a platform for citizen to voice concern। PMindia.gov, ये प्राइम मिनिस्टर का एक वो है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
इसमें क्या है कि एक्टिविटीज़, इनिशिएटिव, स्पीसीज एंड कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इसमें हमको मिलता है। आधार कार्ड की जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है वो UIDAI है, ये हमको याद रखना है। आधार कार्ड लॉगिन इंडिया UIDAI, ये आधार कार्ड सर्विस। इनरोलमेंट अपडेट EKYC वेरिफिकेशन सर्विस रिलेटेड टू आधार। बेनिफिट इसके क्या हैं हम पढ़ लेंगे। RTI online.gov.in, इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग इसके थ्रू जो है देख सकते हैं। स्वच्छ पोर्टल, RTIonline.gov.in। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव दिया जाता है कि आप अगर केंद्र सरकार से कोई जानकारी चाहती हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप शुड यू चूज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट शुड यू चूज। या इससे पूछा जाएगा कि RTIonline.gov.in वेबसाइट यूज फॉर विच मैटर। नीचे 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको उसमें से एक चूज करना होगा। ये पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कौन सी वेबसाइट जो है वो नहीं चलाई जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, आगे है स्वरक्षा पोर्टल। इसमें है वेलफेयर स्कीम्स एंड सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन, जैसे कि इसमें है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डील विथ स्वरक्षा पोर्टल, तो वहाँ हमको लिखना होगा ना, जानना होगा कि ये सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर स्कीम्स और सर्विसेज फॉर जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पोर्टल जो है वो बनाए गए हैं जो अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए क्या होता है। व्हाट इज द हेल्पलाइन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर, किसी को पता है? कौन, थोड़ा पानी देना तो। ये पता होना चाहिए सबको। 1090 जो होता है वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है। 112 जो होता है पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है। 108 जो होता है वो एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर होता है। ऐसे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है जो हमको कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं, भले ही हम उसका काम जिंदगी में कभी ना लें, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हमसे पूछा जा सकता है। आईसीटी का ये वाला पोर्शन जो है बस हमसे इतना उम्मीद करता है कि हम एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो हमको अपने गवर्नमेंट या अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में जानकारी है या नहीं है। अब हमको आगे पढ़ना है नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सब क्या होती हैं। हाँ हाँ ओके, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल। अब कल हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो इसको ये पीपीटी जो ऑलरेडी इसमें जो है सेंड की गई है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा देखिएगा कि कौन से नेटवर्क का यूज हम लोग कब करते हैं और क्या यूज है इसका। इसके बाद इसमें एक चीज़ जो, हाँ इसके बाद
अभी जो है बहुत कुछ नहीं पढ़ाया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में देखा था, उस क्लास में तो थी ही आप। इसके बाद ये स्टोरेज के बारे में देखा गया था। अभी इसमें बहुत कुछ छूटा हुआ है, धीरे धीरे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा गया था, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो एक्सटेंशन मैंने बताया था कुछ, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें MS वर्ड और एक जो लिस्ट भेजा गया था शॉर्टकट कीज की, उसको हमको याद रखना था। गूगल डॉक्स, ये सब थोड़ा सा बताया गया था। MS एक्सेल अभी जो बताया मैंने वो। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ये बताया। इसके बाद ये गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स, और इसके बाद पढ़ेंगे नेटवर्क। उसके बाद और सारी चीज़ें जो दिखेगी हमको। इसके बाद हम लोग नेटवर्क, हाँ एक जो है लिस्ट तो भेजी गई है, मैंने एक PDF भेजा था, शायद इंग्लिश में था ये। पूरे ICT को अगर ध्यान से पढ़ना है और चाहते हैं कि 2 क्वेश्चन कम से कम इस PDF से आएगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें दिया हुआ है। तो मैंने तो ऐसे बोला था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई पढ़ा नहीं होगा। हाँ, एब्रिविएशन आते हैं और इसमें जो है डिक्शनरी वाइज जो है दिया गया है, तो ये थोड़ा सा हमको देखना होगा। जैसे कि IAS के बारे में हम लोग को पढ़ना था, PAS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये भी इसमें दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी दिया गया होगा। ये उसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो पता चलेगा। JPEG है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो एक प्रकार का फॉर्मेट होता है फोटो का, उसी तरीके से इसमें जो बहुत सारी चीज़ें दी गई। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, URI क्या होता है। तो एक बार जब इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तब तो हमसे पूछेंगे। लेकिन मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि इस PDF से बस अगर सही से वो पेपर आता है तो 2 क्वेश्चन जो है इस PDF से बस आपको पूछे जाएं, पूछने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन इस पूरे PDF से, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको बताया होगा कभी ना कभी। शेयर वेयर, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार इसको आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ के बताइएगा कि कैसा लगा ये। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो और भी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल सुबह 11 बजे से पेपर जो है सॉल्व कर लीजिएगा उसमें। हाँ, उसमें जो है हमको DI बनाना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ICT, और 3 छोड़ के 3 में कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ये तीनों छोड़ के और सारे क्वेश्चन जो उसके बनाने हैं। फिर जो कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, और अच्छे से थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अब टाइम जो है थोड़ा सा कम बचा हुआ है, तो मेहनत थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ, वो मैंने लगातार मैथ वाले क्वेश्चन इसलिए कराए कि दिसंबर के सारे पेपर जो है हमने एक बार जो है बाकी सारे पोर्शन का सॉल्व करा दिया था। अब जो है जो बचे हुए पेपर हैं वो जून के हैं, और दिसंबर के 2 शिफ्ट के पेपर बचे हुए थे 19 तारीख के, जो एक एडिशनल शिफ्ट का पेपर था 2-3 सेंटर पे जहाँ पेपर नहीं हो पाए थे, उसके बारे में कराया गया था।
तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो है इसके पास, इसका जो हमारे पास आंसर की नहीं है, तो उसको थोड़ा सा खोजना है, तब इसका जो है सही सही जानकारी हमको मिल पाएगी, कौन से का क्या है ऑप्शन जो है वो सही माना गया है। ठीक है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, मिलते हैं हम लोग। ठीक है, गुड नाइट।